और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर सामने आई है, ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी हो गई है और बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। लगातार 15 दिनों तक सुनवाई चली और कोर्ट ने सरकार से भर्तियों को लेकर सवाल पूछा है। वहीं सरकार ने कोर्ट को डेटा देने की बात कही है। आरक्षण को लेकर हुए संविधान संशोधन पर चर्चा, वहीं ओबीसी आरक्षण के पक्षकारों की दलील भी सुनी गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण की सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। लगातार 15 दिनों तक सुनवाई चली और कोर्ट ने सरकार से भर्तियों को लेकर सवाल पूछा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमारिंदर, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या जानकारी, क्या कुछ चला आज, क्या गतिविधि देखने को मिली? देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था सुनवाई के हिसाब से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आधी से ज्यादा आबादी है, 51 पॉइंट समथिंग कुछ % इनकी आबादी है ओबीसी की, उसी को लेकर आज 15वें दिन तक लगातार सुनवाई हुई और फाइनली आज अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला वो रिजर्व रख लिया है। क्योंकि समझ सकते हैं कि मामला काफी पेचीदा है और ये सिर्फ इसको इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट करेगा, बल्कि जो हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो ओवरऑल सारे फैसलों को, यानी कि पूरे ऑल इंडिया पर इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि ये होता है कि जब किसी स्टेट के जो इस बड़े फैसले होते हैं तो वो उनकी दुहाई दी जाती है, उनके रेफरेंसेस दूसरे कोर्ट में भी, स्टेट्स में भी दी जाती है। तो लिहाजा उन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि फैसला आने में जो मोटा मोटा 1 महीने से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि इस पे बेंच बैठेगी, सारी चीजें विचार करेंगी, सारे पहलुओं को तराशा जाएगा, सारे डेटा को एनालाइज किया जाएगा, जो सरकार ने रिपोर्ट्स दी है उन रिपोर्टों को एनालाइज किया जाएगा और एक्चुअल में देखा जाएगा जो क्वांटिफाइड डाटा की बात हो रही है मध्य प्रदेश में वो कितना है, और सारे स्टैटिस्टिक्स मिलाने के बाद ही मुझे लगता है कि कोर्ट तो फैसले के नतीजे पर पहुंचेगी। और इसी लगता है मुझे कि 1 महीना भी लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है इस ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेके। बहरहाल आज जो फाइनल काउंटर हुआ, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो शामिल हुए थे ओबीसी विरोधी पक्ष से, उन्होंने सारी दलीलें दी और फिर से वही चीज बताने की कोशिश की किस तरह से जो है वो सीलिंग एक्सीड हो जाएगी यदि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉस होगा और बहुत सारी चीजें दिक्कतें हो जाएगी, भर्तियां जो होंगी उसमें एडजस्टमेंट करने में, इस तरह की तमाम जो दलीलें फाइनल आर्गुमेंट में दी गई। लेकिन उसका काउंटर भी किया गया ओबीसी के वकीलों की तरह, खासकर शशांक रत्नू जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, यहाँ से रामेश्वर ठाकुर और विनायक शाह लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कोर्ट में जोर देके कि क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने से 50% की सीलिंग जो है वो टूट रही है, क्या SC ST ओबीसी SC ST लागू नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब EWS 10% आरक्षण बढ़ा था तो ऑलरेडी जो सीलिंग की बात हो रही, 50% सीमा की बात हो रही, ठीक है, पहले ही मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर कुमारिंदर। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं शशांक रत्नू हैं, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, लगातार 15 दिनों तक हुई चर्चा हुई और उसके बाद दोनों पक्षों को सुना किया और अब इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सर, आप कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि चीज़ क्या हो सकती है, और क्या लग रहा है कि अब जो कुछ डेटा मांगा गया था सरकार से, इसके बाद सरकार ने क्या जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में डाल दी है? जी, तो देखिए 15 दिन की बहस चली और आज कंक्लूडिंग डे था, आखिरी दिन था और काफी तीखी बहस रही। हमने भी ओबीसी पक्ष की तरफ से अपने काउंटर रखे। पहले विरोधी पक्ष ने, जो ओबीसी रिजर्वेशन के विरोधी पक्ष ने अपनी बातें रखी और हमने फिर से, उन्होंने कुछ बातें रिपीटेटिव रखी, कुछ बातें इमोशनल रखी। तो हमने ये भी कहा कि इमोशनल मुद्दों के लिए कोर्ट कहीं ना कहीं एक उचित जगह नहीं है। तार्किक बहस होनी चाहिए और कुछ प्रिंट और ऐसी आर्टिकल्स वगैरह रखने की बात हुई, जिसपे भी हमने एक तीखा हमने टिप्पणी दी और कोर्ट ने उसे स्वीकारा भी। फिर ये बात आई जो आपने अभी हमसे पूछा कि अगर ये एक्ट रहता है या नहीं रहता है, दोनों ही कंडीशन में, कोर्ट ने कहा कि हमसे, ओबीसी पक्ष की तरफ से हमारे से और विरोधी पक्ष में गोपाल शंकर नारायण जी से पूछा कि आप लोगों का क्या तर्क है कि फिर जो बच्चे जो पोस्ट के कारण जो लटके हुए हैं उनका क्या होगा। इस पे हमने यही कहा कि इसमें एक डिफैक्टो
प्रिंसिपल होता है रूलिंग का, जिसके अंदर जब तक एक्ट मान लो लेट एक्ट हटता है तो भी बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, ओबीसी के बच्चों को। तो इस पे नटराज जी ने गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट ने उनसे भी पूछा और वहां मौजूद डिप्टी एजी वगैरह से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई अभी हमारे पास डेटा नहीं, हम लिस्ट कंपाइल करके देते हैं और अभी हमको थोड़ा हम डेटा सारा बता देंगे, हमने दिया हुआ है। इस तरह से उन्होंने थोड़ा गोलमोल ही जवाब रहा कि हम सारे जो भर्तियां हैं इसमें काफी सारे एग्जाम हुए हैं 70-80, तो उनमें विभिन्न स्तरों पर भर्तियां में रुकावटें हैं। कई जगह काउंसलिंग नहीं हुई है, कई जगह पूर्ण भर्ती हो गई है, कई जगह अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार ने कहा हम इस पे डेटा सामने रखेंगे। और बेंच की भी हमें एक तारीफ करनी थी कि उन्होंने बहुत पेशेंट हियरिंग करी, 15 दिन का समय सभी को दिया, परिपूर्ण तरह से सबको सुना, डिटेल में सुना। शशांक जी, यदि कोर्ट बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक मानता है तो अब तक हुई या फिर भविष्य की भर्तियों पर क्या असर पड़ सकता है सर? जी, अगर असंवैधानिक मांगता भी है तब भी कोर्ट चाहे तो इन बच्चों को भी लाभ दे सकता है। उसी को डिफैक्टो प्रिंसिपल कहते हैं, डिफैक्टो डिजोरे प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर कोर्ट इनको लाभ दे सकता है कि देखिए एक्ट में समय लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होगी, तो अभी तक जो भी भर्तियां हुई उसमें हम आपको लाभ दे रहे हैं। लेकिन उसमें समस्या ये है कि सरकार ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाया। कई जगह भर्तियों में दे दिया, कई जगह लिस्टें सही से नहीं बनी है, कई जगह जनरल और ओबीसी की 2 अलग लिस्टें बन गई हैं, कई जगह जनरल की लिस्टों में रिजर्वेशन के बच्चे हैं ही नहीं, तो ओपन रिजर्वेशन होता है, जैसे ओपन कंपटीशन की लिस्ट होनी चाहिए। तो उसमें जो ये गड़बड़ियां हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये जजमेंट आएगा उसके बाद जो क्रियान्वयन है उसमें सरकार को समस्या आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ये फैसला देर से आता है सर, तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? सरकार को, अभ्यर्थियों को, या फिर आरक्षण के लाभार्थियों को? यदि फैसला देर से आता है तो? जी, फैसला आने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी, 1-2 महीने 3 महीने तक फैसला, क्योंकि बड़ा फैसला है तो रिजर्व तो करा जाएगा। तो उससे ज्यादा अब जितनी देरी होनी थी वो तो हो चुकी है। तो देरी का तो घाटा बच्चों को तो सबसे ज्यादा है, उनके परिवारों को है, जो लोग आज भी है अनएम्प्लॉयड है। और सरकारों का तो इसमें यही अपन एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस है, अदरवाइज तो किसी का भी क्या लॉस है? पॉलिटिकल लॉस तो ना बीजेपी को है ना कांग्रेस को। वो तो चाहते हैं शायद अपनी रोटी सिकती रहे और पेंडिंग रहे ऐसे मुद्दे। ज्वलंत मुद्दों को कहीं ना कहीं पेंडिंग रखने में ही पॉलिटिकल पार्टियों का भला होता है। दो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, थोड़ा ये बताइए कि गवर्नमेंट ने भर्ती को लेकर कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, तो इसका कानूनी मतलब क्या निकाला जाए? और क्या सरकार ने ये पूरा मामला पूरी तरह से कोर्ट के फैसले पर छोड़ दिया है? सरकार ने एक तरह से कोर्ट पे ही छोड़ रखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार पूरी तरह से कोर्ट पर ही है और सरकार से जो आज मांगा गया, हो सकता है सरकार 1-2 दिन में उसे जमा भी करे उस लिस्ट को। और यदि सर जो फैसला जब आएगा, हो सकता है 1 महीने में, 1.5 महीने में, यदि फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो क्या नई भर्ती प्रक्रिया एक बार दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है सरकार को? सर क्या लगता है आपको? उसमें ये देखना होगा कि सरकार उस फैसले को क्या, उस पर किस तरह से विचारणीय रूप से आगे कदम उठाती है। क्या फिर से ओबीसी के आरक्षण के विधेयक को फिर से पास कराती है, कोई नई रिपोर्ट लेके आती है, किस कारण से फैसला नेगेटिव आया है? तो वो तो देखिए वो सरकार पर है और हम भविष्य में कयास ही लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें तीनों चारों ये चीजें मुमकिन है। ओके सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। शशांक जी, बहुत धन्यवाद आपका। और कुमारिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए थे। कुमारिंदर, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।